बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज की क्लास में हम IAS 38 पे बात करने जा रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स IAS 38 उसको डील करता है। अच्छा जी, तो ये आपके पास पैराग्राफ नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद स्कोप होता है जनाब। स्कोप में ये बातें जनाब कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें IAS 38 एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी सिचुएशन ऐसी लिखी हुई है जो आप पर एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, कुछ एप्लीकेबल हैं, कुछ नहीं होती। जैसे IFRS 6 है, एक्सप्लोरेशन एवोल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, सिमिलर नॉन रिग्रेसिव रिसोर्स। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी लिखी होती हैं कि अगर हम उनको डिफाइन करने बैठे हैं तब भी वो हमें फायदा नहीं देंगी ऑब्वियसली, इसलिए कि वो आपके स्कोप में नहीं है वैसे भी। तो जब वो आपके स्कोप में आए तो आप इन ये जो फॉर्म में इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उसमें ये स्कोप और जो स्कोप होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके हवाले से वो क्वेश्चन करते रहते हैं। खैर, तो ये चीज़ें तो आप पढ़ते रहेंगे वक्त के साथ साथ। पहले मेन में प्राइमरी जो आपका डॉक्यूमेंट है और उस तरफ आ जाता हूँ मैं यहाँ पर, और फिर मैं कुछ यहाँ से बातें इससे रिलेट ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो डायरेक्ट जंप करते हैं कहाँ पर, डेफिनेशन वाले एरिया में। डेफिनेशन वाला एरिया क्या है? ठीक है जी, तो डेफिनेशन वाले एरिया में आप देखें तो आपको सबसे पहले आपको वो डेफिनेशन मिलेगी जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। ये देखिएगा जरा, वो डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए असल में वो लिखी हुई कहाँ पर है? IAS 38 में लिखी हुई है। सबसे पहले, एन एसेट इज अ रिसोर्स, क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। बताइए, बोलिए। फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर expected to flow to the entity. yes, तो ये डेफिनेशन हम पढ़ते हुए आ रहे थे, वो डेफिनेशन आपको असल में अब लिखी हुई मिली है स्टैंडर्ड में। और वो स्टैंडर्ड कौन सा? IAS 38। IAS 38 पहले एसेट डिफाइन कर रहा है, फिर बाद में बारी आएगी किस चीज की? इंटेंजिबल एसेट। वैसे तो आपने इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आ गया इंटेंजिबल एसेट। देखिए, an intangible asset is an identifiable non-monetary asset without what? Physical substance। यानी क्योंकि इंटेंजिबल एसेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, तो फिजिकल सब्सटेंस हुए बगैर उसको आइडेंटिफाई होना जरूरी है। और प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट हो वो भी नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली डिटर्मिनेबल इन फिक्स मॉनेटरी टर्म्स। और जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो भी बाय नेचर क्या है? नॉन मॉनेटरी। यानी उनकी जो वैल्यू जो आपने कॉस्ट कैपिटलाइज की है, जो उनकी जो WDV आप रिपोर्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो एग्जैक्ट उनके इकोनॉमिक बेनिफिट को रिप्रेजेंट नहीं करती। उनका इकोनॉमिक बेनिफिट उस बताई वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है। एक्चुअल रिकवरी जो रिपोर्ट की जा रही है उससे ज्यादा भी तो हो सकती है ना। कैरिंग अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो रिपोर्ट किया जाएगा, असल रिकवरी अगर उससे ज्यादा हो तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, असल रिकवरी उससे कम हो तो टेंशन होगी ना आपको। तो जब भी आप किसी नॉन मॉनेटरी एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं उसमें गेन या लॉस अराइज होता है कि नहीं होता? तो वो गेन या लॉस अराइज क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो कैरिंग अमाउंट आपकी बुक्स में लिखा होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता। अगर वो एग्जैक्ट होता तो फिर उस पर कोई गेन या लॉस अराइज नहीं होता। यस और नो बताइए बेटा, सब लोग जरा, आप लोग जवाब देंगे, रिस्पॉन्स देंगे बेटा। अच्छा जी, अब उसके बाद साथ साथ इन तमाम चीजों को हम कवर करते हुए चलते हैं। नाउ ये अब ये हाईलाइट हो गया, पता नहीं कैसे। बहरहाल, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट क्या होता है? तो जिस तरह किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कैरिंग अमाउंट है, इस तरह intangible asset का भी carrying amount है। Carrying amount is the amount at which an asset is recognized in the statement of financial position
after deducting any accumulated amortization and accumulated impairment losses thereon। यानी कैरिंग अमाउंट वो अमाउंट है जिसको आप रिपोर्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्या लेस करने के बाद? accumulated amortization। यानी इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले केस में क्या थी? accumulated depreciation थी। यहां पर क्या आ गया? accumulated amortization। यानी कि इंटेंजिबल एसेट की डेप्रिसिएबल अमाउंट की जो सिस्टमैटिक एलोकेशन हो, इंटेंजिबल एसेट के डेप्रिसिएबल अमाउंट की जो सिस्टमैटिक एलोकेशन होगी, उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के डेप्रिसिएबल अमाउंट की जो हम सिस्टमैटिक एलोकेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। मकसद दोनों का एक ही है। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट की कंजम्पशन को शो करती है और अमोर्टाइजेशन जो है वो इनटेंजिबल एसेट की कंजम्पशन को शो करती है। यस और नो? रिस्पॉन्स देते हैं बेटा, जवाब दें। चलिए जी आगे बढ़ता है। ओके जी। उसके बाद और अगर एसेट का कैरिंग अमाउंट एक्सीड करता हो उसके रिकवरेबल अमाउंट्स, तो वो इम्पेयर है। तो इस तरह जिस तरह टेंजिबल एसेट पे इम्पेयरमेंट चार्ज होती है, बिल्कुल उस तरीके से इनटेंजिबल एसेट पे भी इम्पेयरमेंट चार्ज होती है। यानी कि IAS 36 जो कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट है, वो ना सिर्फ टेंजिबल एसेट की इम्पेयरमेंट से भी बिलोंग करता है, बल्कि इनटेंजिबल एसेट की इम्पेयरमेंट से बिलोंग करता है। तो IAS 36 जो है उसका कनेक्शन बना किससे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से। बोरोइंग कॉस्ट से, जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है, यानी किसी भी टेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। इनटेंजिबल एसेट से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। तो ये तमाम बातें बेटा आपके सामने हैं, इन तमाम बातों को आप लाजमी मद्देनजर रखिएगा। ये सारे स्टैंडर्ड्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये नॉन करंट एसेट की अकाउंटिंग को डील करते हैं। तो अगर आप नॉन करंट एसेट की तरफ जाते हैं तो आपको बुनियादी तौर पे जो नॉन करंट एसेट दिखते हैं सबसे पहले, उसमें सबसे पहले क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट है। यस और नो? रिस्पॉन्स देते हैं प्लीज बेटा सब लोग। अच्छा जी ओके। उसके बाद कॉस्ट क्या है? वही कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट। यानी या तो आपने कैश या कैश इक्विवेलेंट जो पे किया किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसकी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे किया है वो आपके पास से चीज गई है। मतलब किसी चीज को हासिल करने के लिए जो कुछ भी आपने लगा दिया है, कॉस्ट का मतलब है लागत, किसी एसेट को हासिल करने के लिए जो कुछ भी आपने लगा दिया वो उस एसेट की कॉस्ट है। तो जिस तरह आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट वर्कआउट करते थे, बिल्कुल वैसे ही आपने इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट भी वर्कआउट करनी है। वही एक्सचेंज वाले केसेस भी होंगे, वही क्या कहते हैं जनाब, कैश देकर भी आप क्या कर सकते हैं? एसेट एक्वायर कर सकते हैं। शेयर्स इशू करके भी एसेट एक्वायर कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, इसका नाम क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट। FAR 1 में थोड़ा बहुत मैंने आपको इसके बारे में आइडिया देता कि वो कंपनी जो है वो लैंड परचेज कर रही है कैसे? शेयर इशू करके। तो एक दो एग्जांपल्स थोड़ी बहुत कवर की थी, वैसे उसका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड क्या है मौजूद है कि शेयर बेस्ड पेमेंट्स क्या होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ना इसको देख लें जरा आप, यहाँ पर ये अल्फाज पे गौर कीजिएगा ना, ये मुझे जवाब देंगे आप सब लोग, देखते हैं कितने लोग आप होशो हवास में। डेप्रिसिएबल अमाउंट, यस, डेप्रिसिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट, वो जो कॉस्ट भी पढ़ी आपने ऑफ एन एसेट, और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूट फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। तो भाई ये अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट क्या है? सवाल है मेरा। देखो आप कहते हो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो ये अब जो लिखा हुआ आ गया, कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट, या तो कॉस्ट में से लेस करो रेजिडुअल वैल्यू, या अमाउंट जिसने कॉस्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया है उसमें से लेस करो रेजिडुअल वैल्यू। दोनों केस में क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएबल अमाउंट।
अगर तुम उस डेप्रिसिएबल अमाउंट की कर देते हो क्या सिस्टमैटिक एलोकेशन, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, अमोर्टाइजेशन। जैसे तुम्हें उस टेंजिबल एसेट वाले केस में सिस्टमैटिक एलोकेशन करने पे क्या मिल जाया करती थी, डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज दिस अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट, इसका क्या मतलब है, अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट, बोलिए बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। हाँ बेटा, आप सबके रिस्पॉन्स का मुंतजिर हूं मैं। अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जवाब ही नहीं दे रहे बेटा आप लोग। अरे भाई कोई तो बोल दो, हाँ ना कुछ तो बोलो बेटा। नो बेटा, एक्सचेंज कहां से आ गया, डेप्रिसिएबल अमाउंट की बात कर रहा है। विदात की गैरत जागी और विदात ने बोला कुछ तो लिखना पड़ेगा। ओके जनाब, और कोई बेटा, और कोई, और कोई, और कोई, सारे सो रहे हैं मतलब। रीवैल्यूएशन यानी कि अमाउंट सब्स्टिट्यूट फॉर कॉस्ट का मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू। रीवैल्यूएशन मॉडल, तो आप जानते हैं जब आप कॉस्ट मॉडल से स्विच करते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल पर, तो फिर क्या होती है, एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होती है। आमतौर पे ज्यादातर केसेस में रेजिडुअल वैल्यू जीरो होती है, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू ही डेप्रिसिएबल अमाउंट के बराबर होती है। लेकिन अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू है तो उस फेयर मार्केट वैल्यू से लेस करें, क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएबल अमाउंट रिवैल्यू होने के बाद, उसकी कर दें सिस्टमैटिक एलोकेशन। तो अमाउंट सब्स्टिट्यूट फॉर कॉस्ट क्या है, जो अमाउंट कॉस्ट के बदले सब्स्टिट्यूट हो गया वो इम्पेयरमेंट चार्ज होने के बाद रिकवरेबल अमाउंट भी हो सकता है, क्योंकि इम्पेयरमेंट चार्ज होने के बाद एसेट का कैरिंग अमाउंट बराबर हो जाता है उसके रिकवरेबल अमाउंट के। अगर एसेट की लाइफ में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, तो वो चेंज अप्लाई करने के लिए आप कैरिंग अमाउंट उठाते हैं, उसमें से लेस करते हैं रेसिडुअल वैल्यू, डिवाइड करते हैं किससे, रिमेनिंग लाइफ से। तो ये भी क्या है, कैरिंग अमाउंट को आपने क्या कर दिया, जब आपने लाइफ का चेंज अप्लाई किया तो फिर आपने वो कैरिंग अमाउंट से अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो इस केस में कैरिंग अमाउंट भी क्या हो गया, अमाउंट सब्स्टिट्यूट फॉर कॉस्ट। कितने सिनेरियोस बन गए यार, ये सारे सिनेरियोस आपने प्रैक्टिस किए हैं भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा, मतलब इसका मतलब ये हो। बोलिए जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स चाहिए बेटा आप सबका। चलें, बाकी बातें आपसे होती रहेंगी बेटा। अब आते हैं जरा बुनियादी बात पर, ठीक है जी। ये अब यहाँ से कहानी शुरू है इस चीज की, इनटेंजिबल एसेट्स। चलें, तो अब बात यहाँ पर क्या है, बुनियादी बात ये है कि बहुत सारी चीजें इनटेंजिबल हैं, लेकिन हर इनटेंजिबल एसेट, हर इनटेंजिबल जो चीज है वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। मतलब आप एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, उसके बदले में जरूरी नहीं कि आपके पास कोई टेंजिबल चीज आए। आपने पेमेंट की, प्लान खरीद लिया, प्लान टेंजिबल था, बिल्डिंग खरीदी टेंजिबल था, फर्नीचर फिक्सचर परचेज कर लिया टेंजिबल था, लेकिन जरूरी नहीं आपके हर एक्सपेंडिचर के बदले कोई चीज फिजिकली आपके पास है। तो आप बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे भी करते हैं जिसके बदले कोई टेंजिबल चीज नहीं बल्कि आपके पास इनटेंजिबल चीज आती है, सर्विसेज आती हैं। तो क्या हर इनटेंजिबल चीज या हर वो चीज जिस पर एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है वो इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा? जवाब इसका नो है। तो पैराग्राफ नंबर 9 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या कहता है, एंटिटीज फ्रीक्वेंटली एक्सपेंड रिसोर्सेस, वो अपना कैश, बैंक बैलेंस खर्च करती रहती हैं, और इनकर लायबिलिटीज, या वो एक्सपेंडिचर कर देते हैं लेकिन उसको पे नहीं किया होता, मतलब अक्रूवल बेस पे एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन द एक्विजिशन, हासिल करने के लिए, डेवलपमेंट बनाने के लिए,
मेंटेनेंस और enhancement of intangible resources such as scientific और technical knowledge। ठीक है जी, कोई साइंटिफिक नॉलेज डेवलप करने के लिए, कोई टेक्निकल नॉलेज डेवलप करने के लिए। अब साइंटिफिक नॉलेज, कोरोना वायरस, अब क्या है बेटा, कोरोना वायरस क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके ऊपर खर्चे किए जाओ, तजर्बे किया जाओ, एक्सपेंडिचर इनकर किए जाओ। आज कोई बयान है, कल कोई बयान है, परसों कोई और बयान होगा। तो रिसर्चेज होती चली जाएंगी, बयानात तब्दील होते रहेंगे। फाइनली बहुत सारा काम होने के बाद एक एंड रिजल्ट देखने को मिलेगा। यस और नो, रिस्पॉन्स दो। कोई कहता है वैक्सीन तैयार हो गई है, कोई कहता है तैयार नहीं हुई है, सो ऑन। तो वैक्सीन डेवलप की जा रही है बाकायदा तौर पर, एक चीज के बारे में साइंटिफिक नॉलेज, उसके बाद टेक्निकल नॉलेज। ठीक है जी, टेक्निकल नॉलेज। अच्छा, अब शायद आपने बीएमबीएस पढ़ लिया गलती से, बीएमबीएस गलती से पढ़ लिया शायद, क्या कहते हो? तो टेक्निकल नॉलेज में नहीं, उड़ने वाली कार तो बेटा, उड़ने वाली कार तो साइंटिफिक में आ जाएगी ना बेटा। मैं बीएमबीएस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो शायद आपने उसकी कहानी सुनी हो, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। उसने मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस या उसने मुख्तलिफ किस्म की टेक्निकल नॉलेज क्या की, डिजाइन की, जिसके जरिए प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई, फोर्ड मोटर्स की इंक्रीज होना शुरू हो गई, काम एफिशिएंट वे में होने लगा, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन, ये सारी बातें आपके सामने पहले मौजूद हैं। ठीक है, माइक्रो डिजाइन ऑफ द जॉब, टेलराइजिंग द जॉब। ठीक है, ब्रेक द टास्क इनटू सब टास्क इनटू सब टास्क इनटू सब टास्क। समझ रहे हैं आप मैं जो अल्फाज बोल रहा हूं? सुने होंगे आपने ऐसे अल्फाज। ठीक है जी। अच्छा, तो इस तरीके से आप इसमें ये भी एक तरह से क्या है, बंदा एक्सपीरियंस देखें, बंदे को कोई भी काम करने की जो नहीं अकल, अकल आती है, अकल, वो कहते हैं ना अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरे खाने से आती है। तो ठोकरे खाने से अकल क्यों आती है? ठोकरे खाने से अकल इसलिए आती है कि ठोकरे खाने के बाद इंसान का एक्सपीरियंस इंक्रीज कर चुका होता है, लेकिन उस इंक्रीज एक्सपीरियंस के लिए वो ऑलरेडी बहुत सारे कॉस्ट बेयर कर चुका होता है। तो इंसान वक्त के साथ साथ गलतियां करता चला जाता है और उसको उसके साथ साथ उसको उसके बाद एक नॉलेज डेवलप होती रहती है, जिसमें वो उन गलतियों को दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता, बल्कि उनसे सीख कर मजीद बेनिफिट्स हासिल करना चाहता है। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। उसके बाद डिजाइन्स, हाँ भाई डिजाइन हो सकता है, कोई आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया, डिजाइन आ गया, किसी बिल्डिंग का डिजाइन बोल दें, किसी गाड़ी का डिजाइन बोल दें, ठीक है जी, किसी हेलीकॉप्टर का डिजाइन बोल दें, ठीक है जी, तो कोई भी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेसेस। आपने प्रोडक्शन प्रोसेस क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अभी सुनने में आया जनाब कि एक कंपनी है, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, कल ही मैंने पढ़ा था उसके बारे में, कि वो 2020 में अपनी आखिरी फ्यूल बेस्ड गाड़ियां लॉन्च कर रही है, और 2020 के बाद वो अपनी पूरी क्या कहते हैं, पूरी एंटिटी को रिस्ट्रक्चर कर लेंगे। मतलब वो पूरी एंटिटी को रिस्ट्रक्चर करने के बाद बेटा वो तमाम गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च कर देंगे। मतलब उसके बाद कोई गाड़ी ऐसी नहीं होगी जो कि क्या हो, वो क्या हो, नहीं टेस्ला नाम नहीं, टेस्ला की बात नहीं हो रही, टेस्ला की बात नहीं हो रही, कोई और कंपनी मेरे दिमाग से भी निकल रही। अच्छा, तो बताने का मतलब ये कि अब ये एक मेजर रिस्ट्रक्चरिंग होगी जहां पर उनका सिस्टम, उनका क्या कहते हैं, काम करने का अंदाज ही बदल जाएगा। उसमें उनको ह्यूज लेबर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उस केस में उनको ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ेंगे ऐसी चीजों पर जो कि इंटेंजिबल। ट्रेनिंग इज व्हाट, इंटेंजिबल, यस और नो? ट्रेनिंग कॉस्ट इज व्हाट, इंटेंजिबल। लेकिन क्या ट्रेनिंग कॉस्ट इंटेंजिबल एसेट है
या नहीं है, ये एक अलग बहस है। उम्मीद है आप मेरी बातों को लिंक कर रहे होंगे। देखो 37 पढ़ा दिया। रीस्ट्रक्चरिंग में एक चीज ये भी है कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से भी तो पुराने एम्प्लॉयज को जाना पड़ सकता है ना भाई, या फिर आप पुराने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवा दो, दैट्स ऑल। ये भी रीस्ट्रक्चरिंग है ना। अगर रीस्ट्रक्चरिंग का डेफिनेशन आपने पढ़ा हो तो उसमें आप अपना काम करने का अंदाज या वे ऑफ बिजनेस का कर लेते हो, चेंज कर लेते हो। बहरहाल, तो उसके बाद जनाब, तो डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेस सिस्टम, लाइसेंसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जब एक शायर शायरी करता है तो वो क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दिमाग से निकली हुई चीज, जो भी चीज दिमाग से निकलकर बाहर वजूद में आई है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो शायर की शायरी, म्यूजिशियन की धुन, ठीक है बेटा, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ऑथर्स का काम बिल्कुल बुक्स। साइंटिस्ट का फार्मूला, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मार्केट नॉलेज, आपकी मार्केट नॉलेज बड़ी स्ट्रांग है, मतलब एक प्रोडक्ट के हवाले से आपको क्या कहते हैं, बड़ी नॉलेज है। मतलब अगर आप वेदांत को बोलेंगे, वेदांत यार प्रिंटर लेना है यार, तो वेदांत बोलेगा कोई टेंशन नहीं है, आपका भाई मौजूद है। तो अब मिसाल के तौर पे कौन सा प्रिंटर कितने का कैसा चलता है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, तो वेदांत के पास एक मार्केट की स्पेसिफिक नॉलेज है। तो उस स्पेसिफिक मार्केट की नॉलेज को से हम फायदा उठा सकते हैं, यस और नो। और ऑब्वियसली वो मार्केट नॉलेज वेदांत के अंदर डेवलप कैसे हुई होगी? बादाम खा के थोड़ी हुई होगी, ठोकरे खा के डेवलप हुई होगी। तो कहते ना, अकल बादाम खा के थोड़ी आती है, अकल तो ठोकरे खा के आती है। ऐसा ही है। क्या ख्याल है वेदांत, सही बोल रहा हूँ? नहीं नहीं यार, आम धोके खाने चाहिए बेटा, आम धोके खाया करो फराज। जितने भी फ्रूट है वो धोके खाया करो, बगैर धोए मत खाया करो। तो धोके खाया करो, धोके, सही है। अच्छा जी, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है जनाब, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नॉलेज का लफ्ज भी आ गया है भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मार्केट नॉलेज। फराज को टेंशन ये है बेटा कि सर ने अभी कितने टॉपिक करवाए? 4 टॉपिक करवाए, ये 5वां शुरू हो रहा है, आगे क्या होगा, इस बात की टेंशन है फराज को। और फराज टेंशन ले लेके पेपर निकाल लेता है माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ फराज को टेंशन हो, ठीक है ना। ट्रेड मार्क्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो समझ रहा हूँ फराज तुमने अगले भी कर लिए होंगे बेटा, अगले भी कर लिए होंगे। इस बार टेक्निकल रीजन बहुत रहे हैं FAR2 में खास तौर पर, बाकी सब्जेक्ट तो चल रहे हैं स्मूथली। अच्छा जी, पढ़ लेते हैं इसको, फिक्र ना करें इंशाल्लाह। अच्छा, इंक्लूडिंग व्हाट? ब्रांड नेम्स। ब्रांड नेम क्या है? व्हाट इज ब्रांड नेम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड प्रोडक्ट? ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर, बताइए जरा। ब्रांड और प्रोडक्ट का ना फर्क क्या होता है, जरा बताइए मुझे आप। ब्रांड और प्रोडक्ट का फर्क क्या होता है? बेटा अभी इंटेंजिबल एसेट तो मैंने बोला ही नहीं है, मैंने गुडविल भी बोला ही नहीं है, मैं तो खाली बोल रहा हूँ ब्रांड और प्रोडक्ट का फर्क क्या है। बेटा बॉम्बे बेकरी उसका केक, ये भी बात नहीं हो रही। मैं तो खाली सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड अ प्रोडक्ट? बड़ी आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं। प्रोडक्ट का नाम ब्रांड होता है बस खाली,
ठीक है। अगर मैं बोलूं साबुन, तो साबुन तो साबुन है बेटा, किसी का स्लो है किसी का फास्ट है, सही है, साबुन तो साबुन है। लेकिन कौन सा साबुन? तो मुख्तलिफ किस्म के साबुन मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ मार्केट किए जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? कोई जरासीम से बचने के लिए सेफ गार्ड, लाइफ बॉय, डिटॉल इस्तेमाल करता है, कोई खुशबुओं के लिए कुछ और इस्तेमाल करता है, सो ऑन। ऐसा ही है। उसे था बेटा मैंने आपसे पूछा नहीं था वैसे फायदा, ये आप अपना बता रहे हो, बताया प्राइवेटली है उसने, ये बताऊं मैं आपको। अच्छा जी, बहरहाल टूथपेस्ट, टूथपेस्ट इज अ प्रोडक्ट। जब मैं कोलगेट बोलूंगा तो कोलगेट का मतलब क्या होगा बेटा? कि जो टूथपेस्ट कोलगेट के नाम से बेचा जाता है, यस और नो? तो एक प्रोडक्ट नेम है और एक ब्रांड नेम है। तो अगर लफ्ज ब्रांड बोले या ब्रांड नेम बोले, बात एक ही है। असल में ब्रांड इज अ नेम ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड इज अ नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट है डायपर, प्रोडक्ट है डायपर, ब्रांड नेम है पैम्पर। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो बास प्रोडक्ट इतनी मशहूर हुई हैं, इतनी मशहूर हुई हैं कि वो अपने ब्रांड नेम से मशहूर हो गई हैं। तो आजकल मतलब अगर कोई चीज ऐसी है कि जो अपने ब्रांड नेम से मशहूर हो गई है, तो लोग समझते हैं कि शायद ये ब्रांड नेम ही प्रोडक्ट नेम है, तो इसलिए लोगों को मुगालता हो जाता है। आपको कौन सी कंपनी का पैम्पर चाहिए, बस अजीबोगरीब बात हो गई ना। हाँ भाई, अक्सर लोग बाइक को होंडा बोलते हैं, क्यों? सोचिए, अक्सर लोग बाइक को होंडा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? एक गाड़ी थी वेस्पा के नाम से, अक्सर लोग उस गाड़ी को वेस्पा ही बोलते थे, ठीक है ना? नहीं बेटा, कोल्ड ड्रिंक को पेप्सी बोतल बोलते हैं, बोतल। क्या पी रहा हूँ बेटा? बोतल पी रहा हूँ, सही है, सही है जैन, ये वाला सही है मेरे ख्याल से। कोल्ड ड्रिंक को पेप्सी नहीं, कोल्ड ड्रिंक को बॉटल, सही है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो अपने ब्रांड नेम से क्या हो गई, मशहूर हो गई। क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना बेटा? सही है, ओके। तो अब लिखा हुआ क्या आ गया? पब्लिशिंग टाइटल्स। कोई आप अखबार निकालते हैं, कोई मैगजीन निकालते हैं, तो उसके ऊपर कोई ना कोई टाइटल लगा होता है ना, पब्लिशिंग टाइटल। जंग अखबार, द न्यूज, द डॉन। जवाब दें। तो ये सारे क्या है? पब्लिशिंग टाइटल्स हैं, मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, ठीक है जी। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ आइटम इनकम्पास्ड बाय दीज ब्रॉड हेडिंग्स। अगर इन हेडिंग्स के लिए अगर एग्जाम्पल्स दी जाएं, तो इन एग्जाम्पल में क्या कवर होता है? सॉफ्टवेयर कवर होता है, पेटेंट्स कवर होते हैं, कॉपीराइट्स कवर होते हैं, मोशन पिक्चर फिल्म्स कवर होती हैं, कस्टमर लिस्ट कवर होती है, मॉडगेज सर्विसिंग राइट्स कवर होते हैं, फिशिंग लाइसेंस कवर हो जाते हैं। लाइसेंस कोई से भी, फिशिंग लाइसेंस, 3G लाइसेंस, 4G लाइसेंस, इंपोर्ट कोटाज आ गए, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स हो गए, कस्टमर और सप्लायर रिलेशनशिप हो गए, कस्टमर की लॉयल्टी हो गई, मार्केट का शेयर हो गया। जैसे बात कर लें आप, मोटरसाइकिल मार्केट में होंडा का शेयर है क्या? नहीं है। गाड़ियों की मार्केट में टोयोटा का शेयर है क्या? नहीं है। तो इन्होंने अपनी मार्केट डेवलप की हुई ना वक्त के साथ साथ। उसके बाद मार्केटिंग राइट्स, ये सारी टर्म इस्तेमाल की जाती हैं जो कि ऊपर बताए गए मुख्तलिफ रिसोर्सेस को जिनके ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है उनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। तो अब बात क्या है? क्या जितने भी नाम लिए गए, सॉफ्टवेयर, पैटेंट्स, कॉपीराइट्स, मोशन पिक्चर फिल्म्स, कस्टमर लिस्ट, मॉर्टगेज सर्विसिंग राइट्स, फिशिंग लाइसेंसेस, इंपोर्ट कोटास, फ्रेंचाइजेस, कस्टमर और सप्लायर रिलेशनशिप्स, कस्टमर लॉयल्टी, मार्केट शेयर, मार्केटिंग राइट्स, क्या ये सब इंटेंजिबल एसेट हैं?
तो 10 पैराग्राफ इस पे क्या बोलता है? नो, नॉट ऑल द आइटम्स डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ 9 मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो वो चीज जिस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है और वो इंटेंजिबल है, उसके इंटेंजिबल एसेट होने के लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। उसके इंटेंजिबल एसेट होने के लिए उसको इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन पे पूरा होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी एक्सपेंडिचर को हम एसेट कब मानते हैं? दो बातों पे मान लेते हैं, जब कंट्रोल हो, ठीक है, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना क्या हो, प्रॉबल हो, यस और नो। लेकिन जब हम इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं तो एक तीसरी चीज आती है, वो आइडेंटिफिएबिलिटी है। वो एसेट की डेफिनेशन में मौजूद नहीं है। आइडेंटिफिएबिलिटी खुद कहां मौजूद है? इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में, जो हम थोड़ी देर पहले पढ़कर आए कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो एसेट बोल दिया, तो एसेट होने में कंट्रोल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का होना जरूरी है। लेकिन इंटेंजिबल एसेट होने के लिए एक लफ्ज और जोड़ दिया, उस लफ्ज का नाम क्या है? आइडेंटिफिएबिलिटी। कि वो बतौर इंटेंजिबल एसेट के तौर पे क्या हो? आइडेंटिफिएबल हो। इसका मतलब क्या हुआ? इंटेंजिबल एसेट बनने के लिए 3 कंडीशंस हैं। वो 3 कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1 आइडेंटिफिएबिलिटी, नंबर 2 कंट्रोल, एंड नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जब तक ये 3 कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, किसी भी एक्सपेंडिचर को, जो इंटेंजिबल चीजों पर एक्सपेंडिचर है, उसको आप इंटेंजिबल एसेट नहीं बोल सकते। तो नॉट ऑल द आइटम डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ 9 meet the definition of an intangible asset. That is what? Identifiability, control over a resource, existence of future economic benefit. ठीक है जी। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट जो है वो अगर टेंजिबल एसेट का है तो वो टेंजिबल में कवर होगा, और अगर ऑब्वियसली राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को हमने इंटेंजिबल ट्रीट नहीं किया, आईएफआरएस 16 में जो आपने राइट एक्वायर किया, उस राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को आपने डील करना है जिस चीज का राइट हासिल किया उसके रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपने टेंजिबल एसेट का राइट हासिल किया तो आप उसकी डेप्रिसिएशन जो हो गया आई 16 के हिसाब से डील करोगे। सही है बेटा? तो हमने यहाँ पर कहीं भी राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट की बात नहीं की जो आईएफआरएस 16 में हम डील करते हैं। ठीक है, तो अभी उस हवाले से बात ना करें, वरना आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। बेहतर है पहले आप यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, तो फिर उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अच्छा जी, अब क्या कहता है? इफ एन आइटम within the scope of the standard does not meet the definition of an intangible asset, expenditure to acquire it or generate it internally is recognized as an expense. तो अगर आप एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो किसी इंटेंजिबल आइटम पर, लेकिन वो इंटेंजिबल आइटम जो है वो इस डेफिनेशन को मीट ना करता हो, क्या? आइडेंटिफिएबिलिटी, कंट्रोल ओवर रिसोर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर वो इन 3 बातों को पूरा ना करता हो तो फिर वो एक्सपेंडिचर सीधा चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी उसको आप एक्सपेंस मान लें, चार्ज कर दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब हाउएवर के बाद जो आगे बात देखिए, उसका ताल्लुक जो है आगे आने वाली बात से, तो मैं इसको फिल वक्त इस बात को कनेक्ट नहीं कर सकता कि बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली बात मैं आपको समझाऊंगा, तो उस वक्त इसको डील कर लेते हैं। अब यहां से हम बात शुरू कर लेते हैं कि भाई ये 3 बातें क्या है जनाब। ये आइडेंटिफिएबिलिटी का मतलब क्या है? ठीक है, और कंट्रोल का मतलब तो पहले भी आप जान चुके हैं, और नंबर 3 फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज, नई चीज आपके लिए क्या है पढ़ने के लिए? आइडेंटिफिएबिलिटी। आइडेंटिफिएबिलिटी कहते हैं किस चीज को? ये लफ्ज आपके पास मौजूद है, सेपरेबल। एक बिजनेस, एक एंटिटी उस एसेट को अपने से अलग कर सकती है।
ठीक है, एक एंटिटी उस एसेट को अपने से अलग कर सकती हो, अलग करके उसको चाहे तो डिस्पोज ऑफ कर सके, चाहे तो उसको क्या कर सके, किसी और को यूज करने के लिए दे दे, चाहे किसी को लाइसेंस कर दे, चाहे किसी को रेंट पे दे दे, चाहे उसको एक्सचेंज करके उसके बदले कोई दूसरी चीज हासिल कर ले, सेपरेबल। समझना जरा बात को। अब एक जवाब दीजिएगा मुझे, बिजनेस की गुडविल, बिजनेस की गुडविल, क्या गुडविल को हम इंटेंजिबल एसेट मानते हुए आए हैं बचपन से? पार्टनरशिप के अंदर थोड़ी बहुत बात हुई थी आपसे? भाई मानते हुए आए हैं, गुडविल को आप इंटेंजिबल एसेट मानते हैं बेटा। लेकिन गुडविल दो किस्म की है, एक है इंटरनली जनरेटेड, वो जो पौधा आपने लगाया था वो जवान हो गया, वो फल देने लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गुडविल आपने वक्त के साथ साथ डेवलप की अपनी मेहनत और मुशक्कत से। जो बिजनेस अभी चल रहा है, उस बिजनेस से आप उस गुडविल को अलग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं बताइए? यानी गुडविल बेचने का मतलब क्या है, बिजनेस बेचना, कि आप अपना बिजनेस किसी और को बेच रहे हैं, तो गुडविल को बेचने का मायना ये लिया जाएगा कि आप अपने बिजनेस को किसी और को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो कोई भी एंटिटी अपने बिजनेस से गुडविल को अलहदा करके उसको बेच नहीं सकती। क्या ख्याल है, क्या ये बात मेरी आपको समझ में आती है बेटा? रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज। क्या ख्याल है, बोलिए। बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल, अगर बॉम्बे बेकरी वाला बॉम्बे बेकरी का नाम किसी और को दे दे और वो सेटअप कोई और बॉम्बे बेकरी के नाम से चलाना शुरू कर दे, तो लोगों के नजदीक क्या इफेक्ट होगा कि भाई बॉम्बे बेकरी सब जगह काम कर रही है, चलाने वाले लोग बाहिर नए नए लग रहे हैं, लेकिन नाम तो वही है, टेस्ट तो वही है, फॉर्मूला तो वही है, रेसिपी तो वही है। और वही बंदा एक अलग से कोई और शॉप ओपन कर ले किसी और नाम से, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब उसने अपने बिजनेस की गुडविल ही सेल कर दी, तो मतलब आसान लफ्जों में क्या हुआ, उसने अपने पूरा बिजनेस ही सेल कर दिया ना बेटा। क्या ख्याल है? मैं सारी बातें कर रहा हूँ, ब्रांड बाय करने के हवाले से बात करूंगा, एक एक सब चीजें वक्त के साथ साथ आ रही है, तो इस स्टैंडर्ड को बड़ा ठहर के और समझ के क्या करना है आपने, लेके चलना है आगे। अच्छा अब बताइए, गुडविल कैसे बनती है? एक तो वक्त के साथ साथ बनती है। गुडविल बनाने वाले फैक्टर्स क्या हैं? कस्टमर्स आपसे लॉयल हो गए, आपके पास ही आते हैं, किसी और के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स का मयार ऐसा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो कस्टमर आपके पास आते हैं, कस्टमर लॉयल्टी हो गई। आपके पास एक डेटा जमा हो गया कस्टमर की लिस्ट का, आपके पास उनके फोन नंबर्स हैं। कोरोना के दिनों में बड़ा फायदा उठाया आपने, बड़ा मतलब यानी कि जब मार्केट सारी बंद हो गई तो आपके पास अपने कस्टमर का सारा डेटा था, आपने उनके नंबर्स पे मैसेज किए, प्रोडक्ट्स की क्या कहते हैं पिक्चर्स भेजी, उनसे ऑनलाइन ऑर्डर्स लिए और उनको क्या कर दिया, रमजान के महीने में आपने पूरा सीजन एंजॉय किया, वैसे ही जैसे आप अपनी शॉप पे करते हैं, बल्कि उससे बढ़कर इंटरनेट पे आपने आपने अलग से पोस्ट दी, कस्टमर लिस्ट आपके पास थी, तो ये डेटा आपके पास वक्त के साथ कंपाइल हुआ होगा ना बेटा। यस, और कस्टमर लॉयल्टी वक्त के साथ डेवलप हुई होगी, और ये सब कुछ हासिल करने के लिए जो आपकी जेब से एक्सपेंडिचर हुआ होगा, वो एक्सपेंडिचर मेनली क्या है, एडवर्टाइजमेंट। तो जब हम पैसा खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो एडवर्टाइजमेंट भी तो एक इंटेंजिबल आइटम है। हमने पैसा खर्च कर दिया, हमें बदले में क्या मिल रही है, मशहूरी मिल रही है, इश्तिहार। इश्तिहार का मतलब क्या है, जिससे आप मशहूर हो जाएं, बिजनेस का नाम आगे बढ़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एक्सपेंडिचर इनकर करता हूं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो एडवर्टाइजमेंट भी एक इंटेंजिबल आइटम है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट करने से जो चीज डेवलप होती है, वो डेवलप होता है मेरे बिजनेस का नाम, गुडविल। और उस गुडविल को मैं अपने बिजनेस से सेपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं उसको अपने बिजनेस से सेपरेट नहीं कर सकता, मतलब क्या है, मैं उसको बतौर इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अब इसकी आसान अलग करने वाली मिसाल अगर अब भी समझ ना आ रही तो आसान बात है, एक बिजनेस के पास प्लांट है,
मशीन है, फर्नीचर फिक्चर है, क्या बिजनेस उस मशीन को, प्लांट को डिस्पोज ऑफ कर दे? तो डिस्पोज ऑफ करने के बाद भी तो बिजनेस रहेगा ना, बिजनेस तो खत्म नहीं होगा ना। तो बहुत सारे एसेट ऐसे हैं जिनको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, जिनको बिजनेस से अलग करके बेचा जा सकता है, जिनको किसी को रेंट पे दिया जा सकता है। क्या ख्याल है, जवाब दे, रिस्पॉन्स दे बेटा। ऐसा ही है, ये बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा जी, तो कहता है एन एसिड इज आइडेंटिफिएबल इफ आइदर, ये आइदर का मतलब क्या है, या तो बात ए वाली प्रूव हो जाए या बात बी वाली प्रूव हो जाए, दो में से कोई एक बात भी प्रूव हो जाएगी तो हम उसको आइडेंटिफिएबल मान लेंगे। एन इंटेंजिबल एसिड is identifiable if either that is what separable, that is capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented, exchanged either individually or together with related contract। ठीक है जी, तो बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई अगर आप किसी भी इंटेंजिबल आइटम को बिजनेस से अलग कर सकते हो, अलग करने के लिए चाहे आप क्या करो, उसको डिवाइड करो, किसी को सेल करो, किसी को फ्री में ट्रांसफर कर दो, किसी को लाइसेंस दे दो, किसी को रेंट पे दे दो, उसको दे के कोई और एसेट एक्सचेंज कर लो, सो ऑन। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गए, हम बात कर रहे थे किस चीज की है, अगर आप किसी इंटेंजिबल एसेट की बात करें, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, व्हीकल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, शिप हो गया, तो अगर कोई भी एंटिटी उन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करती है तो उनके डिस्पोज ऑफ होने से वो एंटिटी खुद उसका वजूद खत्म नहीं हो जाता। यानी ये तमाम एसेट्स जो हैं, टेंजिबल एसेट तमाम के तमाम अंडरस्टूड हैं, सेपरेबल हैं, इसलिए ये कंडीशन वहां मौजूद ही नहीं है। ये कंडीशन स्पेशली कहाँ मौजूद है, इनटेंजिबल एसेट में, कि इनटेंजिबल एसेट आमतौर पर, इनटेंजिबल आइटम्स जो होते हैं वो आमतौर पर सेपरेबल नहीं होते। सेपरेबल का मतलब क्या है, एंटिटी से अलग कर देना मुमकिन हो। तो अगर एंटिटी से अलग करना मुमकिन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो फिर आइडेंटिफिएबल कहलाएगा। अगर एक एक चीज एंटिटी से अलग नहीं हो सकती तो फिर उसको हम इनटेंजिबल एसेट नहीं मान सकते। तो अगर आपकी प्रोडक्ट किसी ब्रांड के नाम से चलती है, मिसाल के तौर पर अगर पैम्पर कंपनी पैम्पर नाम ही किसी और को दे दे तो वो क्या करेगी, फिर वो खुद क्या करेंगे, सवाल ये, जवाब दें, क्या कहते हो बेटा, हुसैन साहब बताओ, क्या कहते हो? अगर ओप्पो कंपनी ओप्पो नाम ही किसी और को दे दे तो वो फिर खुद क्या करेगी? रिस्पॉन्स चाहिए बेटा आप सबका। अगर पेप्सी कंपनी पेप्सी नाम ही किसी और को दे दे तो वो खुद क्या करेगी? अगर कोका कोला कंपनी वो ब्रांड किसी और को दे दे तो खुद क्या करेगी? इसका मतलब है कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एंटिटी से अलहदा करना मुमकिन नहीं है। वो एक ही सूरत में अलहदा हो सकते हैं जब एंटिटी ही पूरी की पूरी क्या हो जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए। मतलब एक एंटिटी क्लोज होने जा रही है तो क्लोज होते हुए क्या करे, वो अपना पूरा सिस्टम आपको बेच दे, पूरा का पूरा, तो गुडविल समेत आपने पूरा सिस्टम परचेज कर लिया। यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सही है, अच्छा, लेकिन अब एग्जांपल लेते हैं हम किस चीज की, लाइसेंस। लाइसेंस बतौर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आपने लाइसेंस लिया 3G एंड 4G, सही है, किससे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। तो अब अगली बात ये कि आप उस लाइसेंस को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट से लेके आगे किसी और को सेल कर दें, बस शर्त ये कि गवर्नमेंट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज ना करती हो। तो लाइसेंस एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जिसको आप खुद कहीं से खरीद कर किसी और को ट्रांसफर कर दें, किसी और को बेच दें। क्या ख्याल है बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए।
मुमकिन है। लेकिन अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दे जनाब कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, तो फिर तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो ना। फिर ये लाइसेंस एक्सक्लूसिवली आपके बिजनेस के यूज के लिए हुआ। आप अपने बिजनेस से इसको किसी और को रेंट आउट नहीं कर सकते, किसी और को बेच नहीं सकते। लेकिन बेटा अगर लाइसेंस नॉन ट्रांसफरेबल हो फिर भी लाइसेंस इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिबिलिटी का एक और पार्ट है, वो पार्ट क्या है? अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल राइट और लीगल राइट्स। वो इंटेंजिबल रिसोर्स जो है वो अराइज हो रहा हो कैसे? कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट्स के थ्रू। भले अब वो सेपरेबल ना भी हो, तो जो इंटेंजिबल रिसोर्स जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट्स के जरिए क्या हो रहा है? अराइज हो रहा है। उसको उसको आप आइडेंटिफिएबल रिसोर्स मान लें। आप माने कि वो आइडेंटिफिएबल है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? एन एसेट इज आइडेंटिफिएबल इफ आइदर इज सेपरेबल। ये पूरी कहानी आ गई। अब और के बाद ये पढ़ लो, अराइजेस फ्रॉम कॉन्टेक्चुअल। मतलब अगर पार्ट ए पूरा ना करता हो तो और लिखा हुआ है, मतलब पार्ट बी वाली कंडीशन पूरी कर दे तब भी हम क्या मानेंगे उसको? रिस्पॉन्स दें बेटा, रिस्पॉन्स दें, आप सबसे बात कर रहा हूँ। देखो समझना, पार्ट ए में और पार्ट बी में फर्क क्या समझा रहा हूं मैं आपको। गुडविल, तो बेटा हम पार्ट ए और पार्ट बी के फर्क की बात कर रहे थे, दोबारा सुन लें जरा। पार्ट ए और पार्ट बी में फर्क क्या है? ठीक है, देखो ये बताओ, गुडविल जो आपके बिजनेस ने डेवलप की है वक्त के साथ साथ, तो वो गुडविल डेवलपमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट था, या आपके एक्सपीरियंस ने, आपकी मेहनत ने उस गुडविल को डेवलप किया? तो गुडविल तो कोई ऐसा ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्रिएट हो रहा हो। गुडविल डेवलप करने का आपका किसी का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं ना बेटा। गुडविल आपने किसी लीगल राइट के तहत डेवलप किया? नो। तो गुडविल इज व्हाट प्योरली इंटरनली जनरेटेड, आपके अंदर से डेवलप हुई है। मतलब बिजनेस ने वक्त के साथ साथ ग्रो किया, और वक्त के साथ ग्रो करने पर क्या है? वो गुडविल डेवलप हुई है। तो गुडविल वक्त के साथ साथ डेवलप हुई। ब्रांड नेम वक्त के साथ साथ क्या हुआ? मशहूर होना शुरू हो गया। आपका ब्रांड मार्केट में चला गया, नाम ही काफी है। ठीक है, तो बताने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उनका आइडेंटिफिएबल होना जब भी मुमकिन होगा जब वो एंटिटी से सेपरेबल हो। लेकिन कुछ चीजें आप क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। बेटा मेरा ख्याल है मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। सही है, और मैं इसको कल इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। मेरे ख्याल से अब तो समद भाई के सोने का टाइम हो रहा है, तो अब तो समद करामात दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से। ऐसे ही। अब तो समद, क्या ख्याल है बेटा? नींद आ रही है क्या? है अब तो समद, नींद आ रही है? ऐसी करामात मत दिखाओ यार। तो बेटा इंशाल्लाह अब तो समझ बेटा, एक टॉपिक होगा उसके लिए मैं आप सबको कैंपस ही बुलाऊंगा बेटा, क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन के लिए। तो ये तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ टॉपिक ये वाला आगे बढ़ जाए, लेकिन जो साथ वाला टॉपिक है उसके लिए कैंपस बुला लूंगा, तो वो दिन शाम के वक्त में 4 से 5 और 6 वाली टाइम में वो क्लास हो जाएगी। ठीक है, फिक्र ना करो। कुछ दिन की जहमत है, या डबल क्लास रखने की बेस पर क्या होगा, ये जहमत आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी शायद। क्योंकि मैं समझ लो 4 से 7 की टाइमिंग में रिकॉर्डिंग में मसरूफ होता हूँ पिछले 2 हफ्तों से, समझ लो। तो उसी सिलसिले में क्या हो रहा है कि ये क्लास मैंने रात में रख दी। ठीक है, तो फिल वक्त तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बाकी सारी बातें आपसे अगली क्लास में करें। ओके, अल्लाह हाफिज।